नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। देश के साथ साथ यूपी में भी हाशिए पर खड़ी कांग्रेस का जोश अचानक से हाई दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर है कि दिल्ली वाले घर से निकलकर प्रियंका गांधी लखनऊ को अपना ठिकाना बनाएंगी। इधर जोश में आए समर्थकों ने उन्हें यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की भी मांग की है। कोरोना काल में सपा बसपा के सियासी डिस्टेंसिंग के बीच प्रियंका की सक्रिय होने से यहां पर किस तरह की स्थिति रहेगी? अगर प्रियंका यूपी में रहने आ गई तो 2022 का चुनाव क्या बदल सकता है? कैसे चुनावी गणित में बदलाव हो सकता है? इसी मुद्दे पर आज महापंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खबर देखिए। वैसे तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की गलियों को छोड़कर यूपी के गलियारे में घर ढूंढा है, वो भी राजधानी लखनऊ में। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का नया ठिकाना होगा लखनऊ का 23/2 गोखले मार्ग कॉल कोठी। ये वही कोठी है जहां पर प्रियंका गांधी का नया ठिकाना होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने के लिए चुनाव करीब आ रहे हैं और चुनाव करीब आते ही अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संवाद बनाने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ में ठिकाना बनाई जा रही हैं। दरअसल एसपीजी सुरक्षा के साये में लोधी एस्टेट पर प्रियंका गांधी को जो घर मिला था उसे जेट प्लस सुरक्षा के रहते खाली करने का फरमान आया है। 23 साल से रह रही प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक घर खाली करना होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का एसपीजी सुरक्षा छीना गया और अब उनके घरे को खाली कराने का जो कृत्य है, कार्य है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और मजबूती के साथ जनहित के विषयों और मुद्दों के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगी, लड़ेंगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ेंगी। लेकिन दिल्ली के लोधी एस्टेट से लखनऊ के 23/2 गोखले मार्ग का रास्ता यूं ही तय नहीं कर रही है प्रियंका गांधी, बल्कि प्रियंका गांधी का ये नया पता प्रदेश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए 2022 का नया रास्ता बताने के लिए है। कांग्रेसी कुनबे में तो अभी से जोश हाई है। पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में सीएम पद का चेहरा बनाने की मांग की। कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। कार्ति चिदम्बरम नेता कांग्रेस। इधर सियासी गलियारों में चर्चाओं की चाल तेज हो चली है कि ऐसा हुआ तो 2022 का चुनाव बेहद रोचक होगा। नतीजे जो भी हों, लेकिन राजधानी लखनऊ में प्रियंका गांधी की रिहायशी राजनीति के ताप को जरूर बढ़ा देगी। अभी तो कभी कभी आने पर प्रियंका गांधी ने सूबे में सियासी खामोशी को तोड़ा है। अगर यहाँ रहेंगी तो बसपा की जमीन से दूरी में अपने लिए जगह बना सकती है। पहले भी सोनभद्र, उन्नाव और कानून व्यवस्था सहित मजदूरों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी साइकिल और हाथी को पीछे छोड़ने में पूरी ताकत लगाती थी। माना जा रहा है कि जब दिल्ली का जो बंगला उनका सरकारी छीना गया है तो आपने कांग्रेस को मौका दे दिया, प्रियंका गांधी को मौका दे दिया लखनऊ आने का और लखनऊ से राजनीति करने का। मैं कहता हूँ तीनों लोग आ जाएं, मम्मी को ले आवें, अपने भैया को ले आवें, उस स्वयं आ जाएं, तीनों लोग लग जाएं। लेकिन 2022 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 2017 में जो सपा के साथ मिलकर के वो लड़े थे उससे भी खराब होगा। बहरहाल राजनीति के पंडितों की माने तो बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है। प्रियंका के परिश्रम में कांग्रेस कहीं न कहीं सपा बसपा के वोट में ही सेंध लगाएगी। इसलिए सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी बिगाड़ सकती हैं प्रदेश में पॉलिटिक्स का पुराना गुणागणित। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कभी अपनी शादी के बाद इंदिरा गांधी भी अपने पति के साथ लखनऊ आई थी और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास
एपी सेन रोड के एक बंगले में वो रहती थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ शिफ्ट होने जा रही हैं और सियासी चश्मे से प्रियंका गांधी वाड्रा को जो लोग देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रियंका अपना बेस बना रही हैं और इस बेस से जिस किले पर नजर होगी वो किला समाजवादी पार्टी का होगा, बहुजन समाज पार्टी का होगा। जाहिर सी बात है जो काम यूपी के लिए दिल्ली से नहीं हो सकता वो राजधानी लखनऊ से संभव है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, उदयवीर सिंह एमएलसी सपा, अवधेश वर्मा जी दलित चिंतक हमारे साथ, प्रेमकांत तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी नेता कांग्रेस हमारे साथ, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। प्रियंका गांधी लखनऊ में घर बनाने जा रही हैं, क्या इस घर बनने से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई दरवाजा खिड़की खुलती दिख रही है? देखिए, चित्रकूट के लिए एक बड़ा पुराना दोहा है, प्रेमकांत जी को स्मरण होगा। चित्रकूट के लिए कहा जाता है जब वहां आप जाओगे तो जो लोग पूजा कराएंगे वो बताएंगे वो गा के। उसकी एक पंक्ति में मुझे स्मरण है, जा पर विपदा पड़त है सोही आवत यही देश। जिस पर संकट आता है वो इसी देश आता है। ये कहा तो था तुलसीदास ने 600 साल पहले कामदगिरी की परिक्रमा के लिए, चित्रकूट के लिए, जहां भगवान राम ने वनवास के समय का कुछ समय काटा था। लेकिन भारत की राजनीति में भी ये सच है, जहां पर विपदा पड़त है सोही आवत ही देश। उत्तर प्रदेश के लिए 52 से पहला चुनाव से लेके आज तक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टिके बिना, रुके बिना, रहे बिना गुजारा हुआ नहीं, मोक्ष मिला नहीं किसी राजनीतिक दल को, किसी नेता को। जवाहरलाल जी से शुरू करो और आज तक आ जाओ। बाकी भारत में 35 राज्य होंगे, अलग बात है। उत्तर प्रदेश में रहिए, वहां से ताकत अर्जित करिए, फिर दिल्ली में आके शासन करिए। यह तो इस देश ने देखा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में रहिए और उत्तर प्रदेश में जाके शासन की व्यवस्था देख लो। ऐसा उदाहरण नहीं है कोई भी ना। पंत जी जब पहले चीफ मिनिस्टर बने तो वो रहते थे उत्तर प्रदेश में, बाद में जब वहां से गृह मंत्री होकर चले गए तब दिल्ली रहे। कांग्रेस को लगा कि हम लग्घी से पानी पिला लेंगे, चिट्ठी से खेती कर लेंगे। अरे चिट्ठी से कहीं खेती होती है भाई? खेत में उतरना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, निराई करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी, पानी पटाना पड़ेगा। यही राजनीति है। जो खेती है वही राजनीति है, कोई अंतर नहीं। कांग्रेस का यह प्रयोग 2 बल्कि 3 दशक में ध्वस्तीमान हो गया। सोनिया जी रह नहीं सकती थी वहां, स्वाभाविक है। राहुल जी इसलिए रह सकते, वो भी राष्ट्रीय नेता हो गए। बिल्कुल। अब सब राष्ट्रीय हो गए तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन आए? जो उत्तर प्रदेश में जिनके माथे पर कांग्रेस ने रोली टीका लगाया, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ाई में ही नहीं माना, कभी नहीं माना। माफ करें वो लोग, मुझे मेरे मित्र हैं ज्यादातर, लेकिन कभी नहीं माना कि लड़ाई लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा बैटल, जहां मुलायम सिंह यादव हो, जहां कल्याण सिंह हो, जहां काशीराम हो, जहां मायावती हो, जहां चरण सिंह हो, जहां अजीत सिंह हो, जहां बीपी सिंह हो, इस टाइप के जहां स्टारवर्ड्स हो, वहां आप राजबब्बर से लड़ाओगे? बताइए। आज देख लो, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अजीत सिंह और उनके बेटे हैं, जयंत है। आप अध्यक्ष तो किसी को भी बना सकते हो, आपकी पार्टी है, आपका हक है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का उचित नहीं। लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि 3 दशक में उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस के द्वारा, दिल्ली के द्वारा नामित अध्यक्षों को नकारा। सलमान खुर्शीद रहे तब नकारा उनको। उनकी अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीतती थी, कभी जीतते थे कभी हारते थे, फर्रुखाबाद में।
वहां से शुरू करो और तमाम लोगों को आप ले लो। वो माल एवेन्यू के कांग्रेस के दफ्तर तक ही रहे उनका औरा। गाजीपुर से गाजियाबाद में किसी ने नहीं माना कि जनता जब ये मानती नहीं कि ये अखिलेश यादव या मायावती या योगी आदित्यनाथ या कल्याण सिंह के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं तो कैसे काम चलेगा। यही गलती बिहार में होती थी। आप महबूब अली कैसर को लेकर अध्यक्ष बना देते थे। मैं बिहार गया, पता नहीं कौन सा चुनाव था, तब महबूब अली प्रेसिडेंट थे वहां। मैंने लोगों से पूछा, भाई राहुल गांधी अच्छी सभाएं कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या लगता है? बोले हाँ साहब, थोड़ा हम प्रभावित भी हैं, ठीक बात कह रहे हैं कुछ। मैंने तो वोट दो। बोले वोट कैसे दे देंगे? महबूब अली के चेहरे पर थोड़ी वोट दे देंगे। बोले कहां लालू प्रसाद यादव, कहां नीतीश कुमार और कहां महबूब अली? कोई मुकाबला है? मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात के लिए केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, खास तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, कि ना वो चिट्ठी भेजते लोधी स्टेट खाली करने की, ना कांग्रेस ये साहस जुटा पाती। ये तो मैं बहुत सालों सुन रहा हूं कि प्रियंका जी के लिए मकान देखा जा रहा है। हमारे एक मित्र ने हमको 2 साल पहले कहा था कि हमें जिम्मेदारी मिली लखनऊ मकान ढूंढने के लिए, कई मकान दिखाए हैं, लेकिन गृह प्रवेश तो नहीं हुआ। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो कई बार रपट पड़े तो हर गंगा हो जाता है। रपटे तो गलती से, लेकिन पुण्य गंगा स्नान का मिल गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदलेगी नहीं बदलेगी वो नवीन जी बताएंगे, उदयवीर भाई बताएंगे, अवधेश जी बताएंगे, प्रेमकांत जी बताएंगे, वो तो वो लोग जाने। कांग्रेस अपना दावा करेगी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ये सच है, और जो इसको नकारे वो भी सच से दूर भाग रहा है। ये भी जान लीजिए। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष और प्रियंका गांधी में जमीन आसमान का अंतर है, ये भी जान लीजिए। जतिन प्रसाद, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, मौजूदा अध्यक्ष लल्लू जी, ये और प्रियंका गांधी अलग है। तो जो करंट पैदा करना होता है वो तो हो जाएगा। अब करंट को कितना कांग्रेस कल्टीवेट कर पाएगी उसी पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हिलाल नकवी साहब के पास आते हैं, चूंकि आज दूल्हा कांग्रेस है, चर्चा में कांग्रेस पार्टी है। अच्छा बताओ हिलाल भाई, आप उत्तर प्रदेश में किसी को अध्यक्ष बना दो, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को प्रभारी, किसी को भारी, कोई घोषणा कर दो, कोई हलचल नहीं मचती ना। गंगा का पानी स्थिर रहता। इससे कम से कम हलचल तो मच गई। देश भर के चैनलों ने शीला कौल की कोठी दिखा दी और कमरे दिखा दिए कि यहीं प्रियंका गांधी रहेंगी। कीर्ति चिदंबरम कहां? तमिलनाडु। वो और कारणों से भी चर्चा में रहे, पिता पुत्र बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यूपी से ही कांग्रेस का रिवाइवल होगा और प्रियंका गांधी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी 22 में। नकवी साहब जी कुछ टेम्पो हाई हुआ? जी अमिताभ भाई, देखिए जहां तक कि इसका प्रश्न उठता है प्रियंका जी के लखनऊ आके रहने का, तो बहुत लंबे अरसे से हम लोग इसका इंतजार करते और आ भी गई होती वो रहने के लिए। वो तो कोविड की वजह से जो है वो थोड़ा डिले हो गया और जो घर है ये बहुत पहले से चिन्हित किया जा चुका था कि प्रियंका जी यहीं आएंगी, यहीं के पर रहेंगी और यहीं से जो है वो कांग्रेस के जो राजनीति है, कांग्रेस की जो सियासत है उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। और देखिए इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि जो ऑरा, जो जिस तरह का लोगों के अंदर चाहत, जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ती हैं प्रियंका जी, उसके मुकाबले का कोई सख्त नेता पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल में देखने को नहीं मिल रहा है। आम आपकी इस बात से भी बात रखते हैं कि भाई अब तक जितने भी यहाँ के अध्यक्ष हुए उन्होंने किसी ने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। जब अच्छे रिजल्ट नहीं दिए तो उनके लिए हम बैटिंग करें, उनकी हम पैरवी करें, उनकी हम बात करें तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है उसका औचित्य। रिजल्ट आए हैं, पब्लिक ने हमको नकारा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और जब कभी भी कमी होती है तो नेता से लेकर के तो सबसे नीचे का कार्यकर्ता होता है, सब लोग उसके अंदर आकर के जुड़ जाते हैं क्योंकि टीम वर्क होता है। इसके न किसी एक की सफलता नहीं होती है, किसी एक की असफलता भी नहीं होती है।
तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो है वो पहले से ही प्रियंका जी जब से यहाँ की जगह सदस्य बनी है तब से हम बहुत उत्साहित हैं और हम लोगों को इस चीज का पूरा यकीन है कि प्रियंका जी जो है वो अब जितने भी जो इलेक्शन होने 2024 में जो इलेक्शन होना है उसके अंत में 22 और 24 इलेक्शन होना है तो उसके अंदर हम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से ठीक है हिलाल भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, उम्मीद पर दुनिया कायम और ये अधिकार कांग्रेस को भी है। मैं प्रेमकांत तिवारी जी के पास चलूंगा। प्रेमकांत जी, प्रियंका जी कांग्रेस में सर्वाधिक करिश्माई नेता हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें तो कोई विवाद नहीं भाई, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी जो अलग अलग पार्टियों के जो छत्रप हैं वो भी स्टालवर्ड्स हैं, वो भी बड़े कद के लोग हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, उनका एक अपना क्लाउड है। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक आदमी उनको जानता है। लड़ाई कैसी हो सकती है अगर प्रियंका गांधी, क्योंकि आपको शायद याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक थ्योरी रखी भी थी कांग्रेस के सामने कि हिम्मत करिए थोड़ी और प्रियंका को सीएम कैंडिडेट के तौर पर लॉन्च कर दीजिए। तब कांग्रेस ठिठक गई और कुछ जो भक्त संप्रदाय के लोग थे उन्होंने कहा हम मजाक करते हो, ये प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, इनको डिमोशन करेंगे। क्या लगता है आपको, लखनऊ रहना एक बात है लेकिन अगर 22 की लड़ाई लड़नी है तो प्रियंका गांधी को खुद कैप्टन बनना होगा, सहमत है? महासचिव प्रभारी से काम नहीं चलेगा। बेशक ये बात आपकी सही है जी, महासचिव प्रभारी से काम नहीं चलेगा और अगर उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना है तो फिर इसकी मेहनत अभी से करनी होगी। अब निर्भर इस बात पे करता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना उस टाइम पर आएगा सामने और कितना प्रतिक्रियाएं प्रियंका गांधी की और जनता के बीच में पहुंचने की उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है, वो जनता के बीच में संदेश क्या दे पाती हैं कि वास्तव में स्थायी रूप से वो उत्तर प्रदेश में रह करके जनता के दुख दर्द को समझना चाहती हैं, उनको मदद करना चाहती हैं, उनके साथ में रहना चाहती हैं और जो सत्तारूढ़ दल है उस सरकार का वो कितना पॉजिटिव तरीके से विरोध करती हैं या विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध है, औपचारिकता मात्र होती है और अभी भी अगर वो उत्तर प्रदेश रहते हुए दिल्ली की ही बनी रहती हैं, भाई ठीक है उनका अपना घर गया है लेकिन प्रियंका के रहने के ठिकानों की कोई समस्या नहीं, कमी पूरे नहीं देश में क्या दुनिया में तो इस लिहाज से ये निर्भर करता है इस बात पर अमिताभ जी कि वो वही बात है कि वो कितना समय देती हैं उत्तर प्रदेश को। घर बना लेना एक अलग बात है, वो तो एक बात मुझको ये याद आ गई कि जहां निवास सोई सुंदर देशु जो प्रतिपालक वह नरेशु, तो उत्तर प्रदेश को वो अपना प्रतिपालक मान करके क्या वास्तव में चलेंगी क्या? ये बड़ा सवाल है। और 80 सीटें अगर हैं उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ना तिवारी जी 80 की लड़ाई तो बाद में आएगी, अभी 403 की लड़ाई है। अभी खिमसेपुर में धूल फांकनी होगी, करबी में धूल फांकनी होगी, तिलवारी में पानी उतरना होगा, मऊरानीपुर में धरना देना होगा, बकेवर में लाठीचार्ज से मुकाबला करना होगा। इतनी सरल लड़ाई है क्या 403 की? अब लेकिन अमिताभ जी बस एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एसपीजी की सिक्योरिटी उनसे वापस ली गई है, अब Z+ दे दी गई है, तो एसपीजी की सिक्योरिटी में ये होता था कि आपको हर बात को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था जिससे गवर्नमेंट को इंतजामात करने होते थे। अब Z+ सिक्योरिटी के साथ में प्रियंका गांधी जहां भी चाहेंगी वहां तुरंत आ जा सकती है। ठीक है तिवारी जी, लेकिन एक बात कहेंगे, Z+ सिक्योरिटी जो प्रियंका जी को कवर हासिल हुआ है, कुछ विषय एडिशनल फैसिलिटीज के साथ उनके पास वो कवर है, बहुत सामान्य नहीं है, उसमें भी उनको गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ उनके ऑफिस को टच में रहना होगा, उतना सेंसिटिव उनकी सिक्योरिटी है। मैं अवधेश जी के पास आऊं उससे पहले अपनी मौलिक बात कहना चाहता हूं जी, मेरे मन में आ गई। जिन लोगों ने, उदयवीर भाई गौर से सुनिए, जिन लोगों ने 10-20 साल काम किया फिर बड़े हुए, गांव देहात सब देखा, घूमे, लड़े झगड़े, थाने में रात बिताई,
सैकड़ों मुकदमे हो गए, ऊपर पीठ छिल गई लाठीचार्ज से। फिर वो बहुत बड़े हो गए तो अचानक जेड प्लस हो गए। ठीक है, जनता से कट गए भाई, सिक्योरिटी इतनी एनएसजी हो गई। लेकिन जो बड़े नहीं हो पाए और एनएसजी और जेड प्लस में चले गए, वो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है। कभी कोई मित्र इस पर अलग से चर्चा करना चाहेगा तो मैं 20 उदाहरण उत्तर प्रदेश से दे दूंगा। 20 वो लोग कभी नहीं जान पाए जो अटल बिहारी वाजपेयी जान पाए, जो मुलायम सिंह जानते थे, जो कल्याण सिंह जानते थे। आदमी आके खड़ा हुआ, उनने उसके बाबा तक का नाम बता दिया, ससुराल भी बता दिया, मायका भी बता दिया बिटिया का। उनको कोई क्या बायोडेटा देगा, क्या गुमराह करेगा? लेकिन साल 2 साल राजनीति में आए और अचानक से आप एसपीजी और जेड प्लस और एनएसजी हो गए तो मामला गड़बड़ है। अवधेश वर्मा, दलितों की पार्टी के रूप में बीएसपी अपने को क्लेम करती है कि हम दलितों की पहली पसंद है, फर्स्ट चॉइस। प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश को कर्म क्षेत्र में तब्दील करती हैं अपने, तो दलित, ब्राह्मण और मुसलमान एक कॉम्बिनेशन जवाहरलाल जी के समय से कांग्रेस का रहा, जिसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में राज कराया 50 साल और वैसे ही देश में 45 साल। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती हैं, प्रभारी के तौर पर मैं चर्चा करने नहीं आया, अगर वो अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ जी इनके बरक्स अपने को खड़ा करती हैं कि भाई ये और हम अब मुकाबला होगा, आप क्या देखते हैं? राजनीति में कुछ बदलाव आएगा, और खासतौर पर बीएसपी के संदर्भ में? देखिए अमिताभ जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां तक सवाल है, आज ये कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा, आपके साथ में एक डिबेट में बैठा था जब ये यहाँ पे 2000 चुनाव था जब लोकसभा का, उसके पहले इनका एक यहाँ पे रोड शो हुआ था। तो उनका पहला बयान था कि हम 2022 के लिए आए हैं। तो उस समय काफी चर्चा हो रही थी, भाई अगर 2022 के लिए आए हैं तो लोकसभा चुनाव के पहले क्यों आए हैं? तो उनका पहले से एजेंडा था कि वो 2022 के लिए आएंगे। अब चूंकि निश्चित तौर पर इस समय उनका मकान खाली होगा, तो उनके लिए एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है कि कहे कि भाई अब तो मेरा घर भी छिल गया, अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं और 2022 नजदीक है, उसकी दिशा में वो काम करते हैं। लेकिन एक चीज अमिताभ जी, आपसे अच्छा कोई नहीं समझेगा, आप हर मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। आज की डेट में अभी अगर आप देखिए, प्रियंका जी जो मीडिया में सुर्खियां बनती है, कोई मुद्दा उस पर ट्वीट करती है और वो ट्वीट के बाद आगे मीडिया उसको कवर कर लेती है। लेकिन उनको कोई मुद्दा बनाना पड़ेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो और भी दलितों बैकवर्डों के मुद्दे हो, उस मुद्दे पर एक तरीके से इनको सीधी दिशा में काम करना होगा और आने वाले समय में इनको नजीर देना होगा। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, निश्चित तौर पर सबको कष्ट है, लेकिन इनको एक नजीर पेश करना चाहिए था। इनके दूसरे राज्यों में भी इनकी सरकारें हैं, इनको कहना चाहिए था कि आप बढ़ाओ, हमारे राज्य में टैक्स कम करके हम घटाएंगे, और फिर यहाँ की सरकार, जो केंद्र की सरकार, इस पर एक दबाव पड़ता, एक नजीर कायम करना पड़ता। तो ये केवल ट्वीट करके और ट्वीट करने के बाद दलित और बैकवर्ड, अभी आज की डेट में ये सोशल मीडिया पे तो बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन मुद्दों पर इनको आना पड़ेगा। दलितों के मुद्दे अलग है, बैकवर्डों के मुद्दे अलग है, और वो उस मुद्दे पर वो संघर्ष चाहता है। वो प्रदेश, इनके प्रदेश अध्यक्ष के संघर्ष को देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि प्रियंका जी अगर आप मेरा वोट चाहती है तो मुखर होकर बोलो, हमारे साथ धरना प्रदर्शन करो, सड़क पे आओ, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि वास्तव में जो कांग्रेस पहले दलितों को वोट लेती थी, उस दिशा में वो सही दिशा में काम कर रही है, मुखौटा छोड़ के आई है। जमीन पर संघर्ष, ठीक बात अवधेश जी, ठीक कहा आपने, जमीन पर संघर्ष। एक तो नेता वैसे ही ट्विटर वासी हो गए थे, अब वो सुविधाजनक था, ऊपर से आ गया कोरोना, इसने उनको और शेल्टर दे दी। जैसे रुआसी बैठी थी, उत्तर प्रदेश में कहावत है, रुआसी बैठी थी तब तक आ गए मायके से भैया, तो फूट फूट के रोने लगे। वैसे कोरोना आ गया तो बोले अब जाएं तो जाएं कहां, हम तो बहुत संघर्ष करना चाहते हैं, अब तो ट्विटर पे संघर्ष करेंगे। सच्चाई यही है, कोई निकलने नहीं चाहता लू लपट में। इसीलिए मुलायम सिंह, काशीराम, कल्याण सिंह जैसे नेता पैदा होना बंद हो गए। कहां है, निकलना ही नहीं चाहोगे। कोई 2 करोड़ की गाड़ी, कोई 5 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, शीशा बंद किए और वहीं से ट्वीट ठोक रहा है। तो ननकू तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये किस लोग के आदमी है। उदयवीर जी,
प्रियंका गांधी अगर खुद को इन 3 लोगों के समान उत्तर प्रदेश की लड़ाई में उतारती हैं, अखिलेश जी, मायावती जी, योगी जी, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन आ सकता है? गैर भाजपा वोट, अमिताभ जी जब दूसरे प्रदेश से आके यहाँ सांसद होके मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो सिद्धांतन हम तो स्वागत ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आने की चर्चा थोड़ा गलत हो रही है, क्योंकि वो तो पहले से यही है भाई। वो लगातार 2 लोकसभा लड़ती रही, इस बार एक चली गई, वो अलग बात है। वो प्रभारी बन के आई। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया, उन्होंने पहले घोषणा की कि हम 22 के लिए आए हैं, 19 के चुनाव से पहले। तो सवाल ये है कि वो भी आए और भी लोग आए, और मुद्दा ये है कि जमीन पे, जिलों पे, बूथों पे कौन व्यक्ति जो जनता के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विषय हैं, जो जनता के जो विश्वास दिया गया, जो उनको वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया, जो घोषणाओं के विपरीत सरकार चल रही है, उन पे कौन वहां लड़ता है? चाहे प्रियंका जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे और कोई जी आए, चाहे भाजपा से कोई जी आए, मूल मुद्दा तो यह है कि उन बूथों पे किसका वर्कर लड़ता है, किसका लीडर उनसे टच में रहता है, कौन काम करता है। और वो पहले से यहां थी। मैं तो इसको भी बड़ा अजीब सा समझ रहा हूं कि मेरा घर छीन लिया इसलिए आ रहे हैं। अरे राजनीति करने आ रहे हैं, ये तो चॉइस से होना चाहिए। इसमें लोग ऐसा संदेश दे रहे हैं मजबूरी में आना पड़ रहा है। अच्छी बात। अरे हमको जहां राजनीति करनी हम आएंगे, वो आए, और वो 19 से पहले आ रही हैं, तो हमारा तो हमने तब भी स्वागत किया, आज भी स्वागत करेंगे। उदयवीर भाई ने, और उनको बूथों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, हम भी लड़ेंगे, और सब मिलके लड़े भाजपा के खिलाफ। ठीक है, जो अच्छा लड़ेगा जनता उसे आशीर्वाद देगी। ठीक है उदयवीर भाई। उदयवीर जी ने एक बात अच्छी कही जो मुझे मौलिक लगी, राजनेताओं को ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए कि मजबूरी में गंगा स्नान कर रहे हैं। सही बात है। जहां से आप वोट मांगना चाहते हैं वहां मजबूरी में रहेंगे तो वोट कौन देगा? बड़ी अच्छी बात की। एक बात मैं और याद दिलाऊंगा, फिर नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा। हिलाल भाई को कांग्रेस की दिक्कत मालूम क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले जिस दफ्तर में हिलाल भाई बैठते हैं लखनऊ के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, उसके प्रांगण में राहुल जी ने कहा था, हाथ में माइक लेके, पूरी कांग्रेस की रैंक एंड फाइल वहां थी, प्रियंका जी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उन्होंने कहा था कि मैंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य से कहा है अब तुमको लौटना नहीं है 22 तक, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करके कांग्रेस की सरकार बना के ही दिल्ली आना। ज्योतिरादित्य तो 15 दिन में भाग लिए, उसके बाद वो कहां कहां चले गए अब मैं बताना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। और प्रियंका जी भी फिर दिल्ली आ गई, फिर वो 2-4-5 महीने क्वार्टरली ही जाती थी लखनऊ। ऐसे काम करोगे? ऐसे जुड़ोगे जनता से? यही समस्या है। नवीन श्रीवास्तव, 2 थ्योरी है, प्रियंका गांधी आएंगी तो बुलबुले नहीं उठेंगे पानी में गंगा की, ऐसा तो संभव नहीं। वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, उसका तखमीना तो मैं अभी नहीं लगा सकता, लेकिन वाइब्रेशन हो जाएगा। 2 वोट है, एक प्रो बीजेपी वोट है, एक एंटी बीजेपी वोट है। बीजेपी का आकलन क्या कहता है कि एंटी बीजेपी वोट में प्रियंका गांधी सेंधमारी करेंगी या बीजेपी के वोट में भी सेंधमारी कर सकती हैं? देखिए अमिताभ जी, आप चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा अल्प बुद्धि हूं। एक चीज मैं नहीं समझ पाया आज तक कि फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी हो गई, तो रॉबर्ट वडेरा की पत्नी प्रियंका गांधी कहां से हो गई प्रियंका वडेरा की जगह? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अब तो काहे को समझ रहे हो? कोई कुछ लिखे सबको आ जाती है। पाता हूं ना, चूंकि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल आदमी हूं। नहीं, आपसे समझना चाहता था कि जब इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी हो गई फिरोज गांधी से शादी से, तो प्रियंका वाडेरा की वजह गांधी क्यों, ये मैं नहीं समझ पाया। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं
आज लगातार विभिन्न जगह पे कांग्रेस के मित्रों के अच्छा नवीन जी एक मिनट नवीन बाबू एक मिनट रुको इसमें काहे को दिमाग लगा रहे हो? एक मिनट नवीन बाबू, मान लो आज मैं अपना नाम लिख लूं 1108 श्री श्री विश्वरूप महाराज जी, तो कौन रोक लेगा? कलेक्टर गाजियाबाद हमको जेल भेज देंगे क्या? मेरी मर्जी। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ जिन्होंने लिख रखा है। काहे को समझो? भारतीय जनता पार्टी में 1008 वाले बहुत लोग हैं नाम वाले। हाँ नवीन जी, हाँ कंटिन्यू करिए। अमिताभ जी देखिए, आज जो चर्चा है, आज हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं वो लगातार इस बात का प्रलाप कर रहे हैं और यह पोस्टर ला रहे हैं कि प्रियंका वाडेरा पीड़ित हैं, मकान छीन लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा 1 मिनट का वक्त लूंगा। 1981 में भारतीय संविधान का एक कानून था कि कोई भी व्यक्ति जब पद से हटता है, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई भी हो, 15 दिन के अंदर उसको अपने बंगले खाली करने हैं। 1997 में उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार रही उसने एक नियम बना दिया, कार्यकारी आदेश, कि नहीं मुख्यमंत्रियों को पूर्व होने के बाद भी मकान मिलेगा। 2004 में लोक प्रहरी नाम की संस्था गई सर्वोच्च न्यायालय, 2014 में सुनवाई पूरी हुई और 1 अगस्त 2016 को जस्टिस भानुमति, जस्टिस दवे और इन्होंने फैसला दिया कि 2 महीने के अंदर खाली किया जाए। तो कितनी रार मची। बंगलों का मोह ऐसा था कि तत्कालीन अखिलेश यादव जी की सरकार ने खाली नहीं कराया और जनवरी 2017 में फिर एक ले आया कि नहीं इनका विशेषाधिकार है, उसको 18 में फिर क्वेश्चन किया गया। उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज जो मैं अमिताभ जी कहना चाहता हूं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट किया है कि Z+ सिक्योरिटी वाले को भी सुरक्षा कारणों से ये बंगले नहीं दिए जा सकते हैं, सरकारें उसके लिए दूसरे बंद करें। तो यह कहा जाना कि साहब SPG हटा लिया आपने, सुरक्षा एजेंसियां, अभी हिलाल भाई बोल रहे थे कि सारी सुरक्षा एजेंसियों की सूचनाएं थी। मैं राजू त्यागी साहब का अमिताभ जी मध्य प्रदेश में बंगला दिया कि नहीं? हर जगह हल्ला बोल नहीं होता है। सुन लीजिए अभी बात बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे आप मुझसे डायरेक्ट बात मत करिए, आप मुझसे आप समझ रहिए क्या डायरेक्ट बात करते हैं? चुप रहिए। अरे रुको भाई, कौन है मुझसे सीधे डालने वाले? क्या दिमाग खराब है बात? क्या फालतू की बात कर रहे हैं? उदयवीर जी पहले नवीन जी को खत्म करने दीजिए, उसके बाद मुझे डालने वाले हो कौन? ठीक है, बात करने की तमीज नहीं हो भाई। हाँ नवीन जी आप हल्ला बोल क्या होता है? कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं मुझसे बात करने का, समझे? दिमाग खराब ना हो आपका। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये काम अमिताभ जी का संघर्ष नहीं करो, ये गुंडागर्दी वहां दिखाना। चलो मुझे लगता है एक ब्रेक लोगे इसी हंगामे में। प्लीज उदयवीर जी प्लीज थोड़ा ठीक है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आशियाना बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना गणित बिगाड़ सकती हैं, सुधार सकती हैं, इस पर बात हो रही है। लेकिन जो 30-32 साल पहले की कांग्रेस थी, जो वोट बैंक उनके पास था अमिताभ जी, वो तो बढ़ गया। अब बसपा में गया, समाजवादी पार्टी बचा हुआ बीजेपी ने। तब तक उसके बाद वो इस दृश्य तो याद ही मत करिए। हाँ। वो तो गंगा में बहुत पानी बह चुका। नारायण दत्त जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे और मेरे ख्याल से आज जो कांग्रेस में पीढ़ी है, नई पीढ़ी नौजवानों की, उसने तो कांग्रेस का दौर भी नहीं देखा होगा जब कांग्रेस शासक पार्टी दल था। नवीन जी मेरा सवाल यह था कि वो प्रियंका गांधी आपके हिसाब से भाजपा के वोट बैंक में डेंट कर सकती हैं या गैर भाजपा वोट में से ही शेयर अपने पार्टी के लिए क्रिएट करेंगी? क्या लगता है आपको? अब अमिताभ जी देखिए, आप 2014 से देखिए, उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जिसने विकास का नारा दिया था, लेकिन 230 विधायक थे। लेकिन जब 2017 में लोकसभा के चुनाव, 14 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्हें दोस्तों के साथ समझौता करने पड़े। आप उसके बाद देखिए 2017 में भी एक बार समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका में थी, सरकार में थी, उसको एक बार कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। 2019 के चुनाव में अपनी सबसे कट्टर विरोधी मायावती से भी समझौता करना पड़ा। और जितने भी सामाजिक समीकरणों को जानने वाले थे लोग, राजनीतिक समीकरणों को जानने वाले लोग थे, वह उनको अपर हैंड दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मुकाबले को हमारे खिलाफ एक तरफा बता रहे थे। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की जनता है और जिस धरती से भगवान कृष्ण राम जन्म लिए, जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, वहां की जनता बहुत बुद्धिमान है। यहाँ की जनता ने जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया और इसके कारण इनके सारे जो गठबंधन थे वो प्रियंका वाडेरा यहाँ आए, वो अकेले लड़े, समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़े, बसपा से मिलकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर। ठीक है रुको भाई, रुको ठीक बात है।
एक बात कह के हिलाल भाई पर फिर जाऊंगा। 2019 के लोकसभा के परिणामों ने विपक्षी दलों को जितना चौंकाया उतना ही भाजपा के लोगों को भी चौंकाया ऑफ स्क्रीन। मेरी तो सबसे बात होती, सब मेरे मित्र हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जनता जनार्दन है भाई। गणित तो सबके फेल थे, इधर वालों के भी उधर वालों के भी, समझ ही नहीं कोई पाया कि हो क्या गया। खैर, हिलाल लखवी साहब, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती, क्या कांग्रेस ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि प्रभारी और भारी और महामंत्री और उपाध्यक्ष के मोह से निकलना होगा, कमर कस के अब मैदान में अपने चेहरे को तराजू पर रखना होगा प्रियंका गांधी को? यह नहीं कि जीत हो जाए तो मेरे माथे पे तिलक लगाओ, हार जाए तो लल्लू की जिम्मेदारी। अमिताभ भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले हमको सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। जी 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 जी। अमिताभ भाई, हमने जब अपनी बात शुरू की थी तो हमने उसके अंदर कहीं भी इस बात को कहा ही नहीं था कि प्रियंका जी जो है वो उत्तर प्रदेश में इसलिए आ रही है क्योंकि दिल्ली में उनका घर नहीं है। हमने तो कहा था कि पहले से घर ढूंढा जा रहा था उनके लिए, 11 घर तय कर दिया गया था। कोरोना की वजह से उनका यहाँ पे आने में थोड़ा सा समय लग गया, हमारे ख्याल से हमारा यही बयान था। और ये अगर कोई भी अपने अंदर मुगालता पाले हुए कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में इसलिए रहने के लिए आ रही है क्योंकि उनके पास दिल्ली में घर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये मुगालता ही है। और इस तरह की जो अगर कोई बात कर रहा है तो वो ना समझ है, पहली बात। और दूसरी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, देखिए, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा बढ़ने के लिए, ऊष्मा भरने के लिए निश्चित रूप से बेइंतहा मेहनत करने की जरूरत है। इससे किसी को कोई इनकार नहीं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि प्रियंका जी का चेहरा हमारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को भी अगर हमने अपनी मेहनत से जनता के बीच में नहीं गए तो निश्चित रूप से हम इस अवसर को भी कहीं ना कहीं गवाएंगे। और ये भी एक अपने आप में सच है कि हम अपने एक बहुत बड़े नेता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रखता है, उसके नेतृत्व में अगर हमने चुनाव ठीक से और डिसिप्लिन तौर पे नहीं लड़ा, जैसा आपने कहा कि कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन महामंत्री, कौन क्या, इस चक्कर में अगर हम पड़ गए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को बहुत बुरी तरह, बहुत अच्छी बात आपने कही हिलाल भाई, ठीक है जी, आपने बड़ी, बस अमिताभ भाई हम खत्म कर रहे हैं, हम बस खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस मई जून में कोविड के जमाने में अगर किसी ने जमीन के ऊपर उतर करके जनता की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हमने हिलाल भाई समय कम है, ठीक है कि कोविड होने की वजह से बाहर नहीं निकले या जी जी ठीक है। प्रेमकांत तिवारी जी, संक्षेप में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी गैर बीजेपी वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी कांग्रेस के लिए मांगेंगी या भाजपा के वोट बैंक से भी कुछ लाकर कांग्रेस को देंगी, वो स्थिति बना पाएंगी? कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय रहती हैं जमीनी स्तर पर पूरे तौर से इस शेष समय में, तो कर सकती हैं। हालांकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अमेठी में जिताने के लिए प्रियंका ने दिन रात एक कर दिए, बहुत खून पसीना बहाया, लेकिन यह है कि राहुल गांधी को नहीं जिता पाई थी। ये बात कही जा सकती, लेकिन वक्त बदलता है। कौन कह सकता था कि 2012 में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी और आज सत्ता में है, तो वो एक बात अलग है। लेकिन मैं समझता हूं कि उम्भा हुआ, उन्नाव हुआ या और मुद्दों को लेकर के प्रियंका गांधी ने जिस तरह से किया है, तो एक उनकी बातों में अपील है, आकर्षण है। और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो अभी तक, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, इनका जो कॉम्बिनेशन लेकर के कांग्रेस चलती थी, ये बात सही है कि वो सारे कार्यकर्ता बदल गए, कोई भाजपाई हो गया, कोई बसपाई हो गया और कोई सपाई हो गया। लेकिन अब एक उनकी जो अपील है, जो आकर्षण है उनकी बातों में, तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी जगहों से भी टूट सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अमिताभ भाई कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं ये चाहती है कि 3 दलों में वोट बटे हमारे खिलाफ जो हो,
और प्रियंका गांधी को अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई महत्व मिलता है जनता के बीच में, तो बीजेपी हो सकता है इस उम्मीद में देख रही हो कि मुझको भी कुछ इसका लाभ मिल सकता है। मैं अवधेश वर्मा के पास चलूंगा। जो बात तिवारी जी ने कही, जो भी डोमिनेट करने वाली पार्टी होती है वो कभी द्विपक्षीय मुकाबला नहीं चाहती। वो चाहती है 10-20 पार्टियां लड़ें तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी, बाकी लोग जाम में फंसे रहेंगे। और ये सत्य भी है। जहां द्विपक्षीय राजनीति है, दो दलीय राजनीति है जिन राज्यों में, वहां के मिजाज को देखिए और उत्तर प्रदेश को देखिए। अवधेश वर्मा, मायावती जी चूंकि 5 साल में केवल 1 तिमाही ही दर्शन देती हैं जनता को, बाकी समय वो नहीं उपलब्ध होती हैं, तो और बसपा लगातार डिटोरिएट भी कर रही है, ये भी सच है। क्या प्रियंका की सक्रियता बसपा के वोट बैंक को कांग्रेस की ओर खींचेगी, जो कभी ट्रेडिशनल कांग्रेस का ही वोट बैंक था, राइट फ्रॉम पंडित जी टू इंदिरा गांधी? देखिए अमिताभ जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो पॉलिटिक्स होने जा रही है उसमें सड़क पर जो भी काम करेगा, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, नहीं तो मायावती जी तो सड़क पर कभी आती नहीं होगा। और जनता के जो भी दलित और बैकवर्ड का अगर वोट किसी को चाहिए तो उसके मुद्दे बिल्कुल नहीं तो नहीं आएगी। देखिए आप समझ लीजिए, अब राजनीति बदलने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भाई उनसे ज्यादा तो चंद्रशेखर रहते हैं रोड पर, सड़क पर आकर लड़ना पड़ेगा उनके संवैधानिक मुद्दों के लिए। उनसे ज्यादा तो सक्रिय चंद्रशेखर है। संवैधानिक तरीके से हवा में लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा भाई। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए अमिताभ जी, दलितों के जो मुद्दे, कांग्रेस अगर आज की डेट में कहेगी भाई दलितों के मुद्दे लड़ेंगे, सबसे पहले उससे सवाल आएगा कि आप लोकसभा में दलितों के मुद्दे को मुखर होकर कितना लड़े हो। आपके चंद्रशेखर के पास तो सांसद और विधायक नहीं है, आपके पास तो सांसद विधायक है। हमको पता है राहुल गांधी और इनसे जब हमने आरक्षण के मुद्दे पर बात की तो इन्होंने कहा आगे जाके मैं लोकसभा में उठाऊंगा, भूल गए। तो ये इनको एक चीज समझना होगा, कुछ ऐसे मुद्दे दलितों बैकवर्डों के जिसमें छूने से इनको लगता है आग लग जाएगी, तो आग तो लगेगी लेकिन मुखर होकर उनको आके उठाना पड़ेगा। इस समय पूरे देश में भी बिहार का चुनाव आ रहा है, आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है अवधेश भाई रोकेंगे, रोकेंगे, रुको। इस देश ने ऐसे राजनीतिक प्रयोग भी देखे हैं कि अगर भय लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है। जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं वहां गाड़ी जब जाती है तो डर लगता है कितने कुशल ड्राइवर हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक एक्सीडेंट इस देश ने देखा है है ना। बाबा साहब के बाद सबसे बड़ा काम बीपी सिंह करके गए थे, उनकी फोटो किसी घर में है, सब लठियाते बेचारे। छोड़ी दो अब उस बात को, उनसे बड़ा काम कोई किया क्या? उनके चलते बीपी सिंह ने एक बार मुझसे कहा था ये कि मेरे चलते भाजपा में कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हुए, मेरे चलते गहलोत हुए, मेरे चलते लालू पनपे, मेरे चलते मुलायम सिंह पनपे, जो हम करके गए और गाली हम खाए अकेले। खैर छोड़िए, इसलिए लोग डरते भी हैं। उदयवीर सिंह, मेरा सवाल फिर वही है, नॉन बीजेपी वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक। प्रियंक, जब भी कोई नया प्लेयर आता है, गाड़ी के डब्बे में अगर मान लीजिए 4 लोगों की जगह है, 5वां चढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ स्पेस तो खाएगा, अगर चढ़ा है तो किसका खाएगा आपको क्या लगता? क्योंकि मिलके लड़ने वाली थ्योरी तो चलती नहीं, वो मिलके लड़ने के लिए तो फिर मौजूदा कांग्रेस ही पर्याप्त थी, फिर प्रियंका गांधी नहीं उतरती। अमिताभ जी, इसका जवाब देने से पहले 5 सेकंड में दूसरी बात के लिए चाहता हूं। जी कि जो बंगलों की बात हो रही है मुख्यमंत्रियों के उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में तो सरकार ने दे दिए, और जो यहां भाषण दे रहे हैं उनकी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए। राजस्थान की गहलोत सरकार किरोड़ीमल मीणा का बंगला खाली करा रही है। तो ये सुविधा की राजनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जब सुविधा होती है संस्थाओं को इसी तरह उपयोग करते आए हैं। ये राष्ट्रीय दलों का चरित्र है। ये केवल संस्थाओं को गवर्नेंस के मामले में संस्थाओं का दुरुपयोग करके सर्वाइव करते हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। ठीक है, जहां तक वोट बैंक का सवाल है, मेरा मानना है
जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उसको कम ज्यादा सब तरफ से वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जिनका वोट उन्होंने नहीं लेना चाहा, जिनके नाम को गाली देकर उनकी राजनीतिक विरोध करके उनको वोट आउट करके पोलराइजेशन के नाम पे आउट कर दिया तो कर दिया, बाकी सब तरफ से वोट मिला तो वो सरवाइव किए। और अभी उपचुनाव हुए जिनमें कुछ सीटें हमने जीती, कुछ सीटें बहुत नजदीकी लड़े, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में 50 आधे वोट से ज्यादा वोट ले गई थी, उसका 15% वोट कम हो गया और वहां हम जीते या लड़ाई में रहे तो चारों तरफ से वोट आया। मेरा मानना है अगर जमीन पे सड़क पे मैं संघर्ष करूंगा तो मुझे सब तरफ से वोट आएगा। इस बात से सहमत हूं, इस बात से सहमत हूं। संघर्ष नहीं करूंगा, जो संघर्ष करेगा वही चलेगा। चली जाएगी। इससे सहमत हूं। जो दल राष्ट्रीय थे और जो देख रहे हैं आज वोटों की बाट, वो उनका वोट सब तरफ भागा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जो संघर्ष करेगा जनता का दुलारा तो वही है भैया, ये जान लो। वो जमींदारी प्रथा चली गई भारत से, और संदेश सही रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है वीर सिंह। जमींदारी प्रथा राजनीति से जा चुकी है, ये बात जितनी जल्दी समझ लीजिए उतना ही अच्छा। 20 साल का लड़का किसी को जमींदार नहीं मानता। आप भले ही कहो कि मेरे बाबा औरंगजेब के यहां मंत्री थे, इससे क्या फर्क पड़ता है। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस फ्रेम में थी कि भाई अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती जी की पार्टी से लड़ना है 22 में। कांग्रेस तो फ्रेम में थी नहीं। अब अगर उतना बड़ा ब्रह्मास्त्र वो चलाएंगे तो स्वाभाविक है वो भी मेहनत करेंगे, क्योंकि जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। कांग्रेस की तो महिमा ही मिट जाएगी। राज बब्बर हारे एक अलग बात है, प्रियंका जी के नेतृत्व में पार्टी लड़े और गड़बड़ हो जाए तब तो फिर कहां जाएंगे। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है? अमिताभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति समझिए, हम समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। और दुर्भाग्य से जो हमारे विपक्षी दल हैं, अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगेन्स होम, यानी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से कीजिए। तो जब विकास करने की बात होती है तो ये समाज के अंतिम व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, पहले अपना, अपने करीबियों का, अपने सजातियों का विकास करते हैं। और इसीलिए देश का सबसे संपन्न प्रदेश होते हुए भी उत्तर प्रदेश बदहाल हो गया। ये मैंने कांग्रेस के नेता ने ही एक बार कहा था, जो चुनाव मिलकर लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि अब उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। जो जनता के लिए काम करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेगा बिना किसी भेदभाव के, उसको हम देंगे। और लगातार चाहे वो 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे कामों को समर्थन दिया और आगे भी देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार सपा बसपा, एक बार सपा कांग्रेस के गठबंधन को देख लिया है। क्या उनकी स्थिति हुई है सबके सामने है। मुझको कहीं नहीं लगता है कि 2022 के लिए बसपा कांग्रेस को भी देख चुके नरसिंह राव के साथ की चिंता है। ये लड़ाई नंबर 2, 3, 4 वालों की है और ये लड़े। जी चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए सारे गठबंधन, सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर हो चुके हैं और जनता ने 2014 से लगातार खारिज किया है इसको। जी जी, ठीक नवीन श्रीवास्तव जी। अमिताभ जी के पास हम सीधे चल रहे हैं, प्लीज सर संपादकीय टिप्पणी। बसपा और कांग्रेस का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश देख चुका है नरसिंह राव जी के समय, जब जितेंद्र प्रसाद जी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। उस समय हुआ था काशीराम जी की लीडरशिप में। तो सब आजमाए, ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात जो उदयवीर सिंह ने कही उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर प्रियंका जी पर कुछ कहूंगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है, इस बात के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, इस देश की चाहे केंद्र की कोई सरकार रही हो, कोई या राज्यों की सरकारें रही हो, किसी राज्य में दो चीजों का सुविधा के अनुसार बहुत दुरुपयोग किया गया। इनके कोई नियमावली कभी फॉलो नहीं हुए, कागज पर कुछ भी लिखा हो। सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा और सरकारी एकोमोडेशन, इनका घनघोर दुरुपयोग का इतिहास है भारत में, हर राज्य में, हर केंद्र में। आज आप ज्वाइन करो, 15 मिनट में सिक्योरिटी लो, आज छोड़ो 15 मिनट में सिक्योरिटी वापस। आज कहीं राज्यसभा की सीट फंसी हो, कोई एमएलए जितवा दे, 22 कमरों का मकान ले ले 5 मिनट में, पहले मकान के लेटर ले लो फिर वोट दो। सब जगह यही हो रहा है, ये बात सच है।
ये दुखद है, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इससे दुखद क्या होगा। खैर, आज हमारा विषय जो था ना, मुझे लगता है कांग्रेस को टिकाऊपन लाना होगा अपने नेतृत्व में। राहुल जी, जब अमेठी के कुछ लोग मुझे मिले चुनाव के दौरान, मैंने पूछा राहुल जी की क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा झटका हम जरूर देते हैं इनको, सामान्य वोटर था इला लग भी वो, उसने कहा हम इनको झटका देते, इनकी लीड कम कर देते ताकि थोड़ा इनका समझ आ जाए कि दुनिया क्या है, लेकिन जिता के तो भेजते, लेकिन उन्होंने वायनाड जाके बड़ी गलती कर दी, इन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर नहीं छोड़ा था, और इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में आंध्र को चुना, वो परिस्थितियां दूसरी थी, चिकमंगलुरु। आप वायनाड, एक नाव वायनाड में चलाओगे, एक अमेठी में चलाओगे, कैसे चलेगी? जब आपकी खानदानी सीट है तो आप भरोसा तो करो। वहां के गरीब लोगों ने आपको 20 साल जिताया, और आपको नहीं, उससे पहले संजय जी को जिताया। रविंद्र सिंह ने जब उनको हराया था 77 में, उसके बाद कहां हारा गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां? मैं उसको गांधी पट्टी कहता था, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर तक। और इन्हीं के चलते वो दृश्य बना जिसको तो आपके विरोधी कहते हैं कि लोकसभा तो चलो तब भी राम राम कह के जीत निकाल लेती थी कांग्रेस, सोनिया जी जीत गई, लेकिन विधानसभा और उससे नीचे जाइए प्रधानी तक कांग्रेस कहां है? अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायकी कहीं ले लो, कैसे विलुप्त हो गई? चिट्ठी से खेती करने की आदत छोड़िए, मिजाज में जमींदार होने का जो एहसास है उसको गढ़गंगा में प्रवाहित करिए, दोने में रख के, ऊपर से तुलसी के 5 पत्ता रखो। एक उदाहरण रखता हूं सामने, काशी राम जी और मायावती जी में अंतर क्या है? जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लें। शायद यहां जो लोग हैं वो लोग उतना काशीराम जी को पता नहीं, जहां फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। एक स्थिति थी, काशीराम अगर आंध्र प्रदेश जाने को होते थे तो उससे पहले दलितों के से जुड़े जितने मुद्दे आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास पेंडिंग होते थे वो क्लियर कर देता था इनकी यात्रा से पहले। यह पराक्रम तो मैंने देखा। मायावती जी वो करिश्मा क्यों नहीं केंद्र में रख पाई, संभाल कर? नहीं रख पाई ना। जो दे गए थे वो भी गवा दिया। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी तो समझना होगा ना कांग्रेस को भी। अगर आप नहीं समझेंगे तो इस बार जान लीजिए, इस बार तो दांव पर, जब खुद आपकी सबसे बड़ी मूर्ति दांव पर लग जाएगी तो कौन कहां मुंह दिखाएगा अगर परिणाम नहीं आया? क्या यह सच बात नहीं है जो मैंने उदाहरण दिया? राहुल गांधी ने उसी पार्टी दफ्तर में यह बोला था कि नहीं बोला था? मेरी मेमोरी इस मामले में ठीक है कि मैंने प्रियंका से और ज्योतिरादित्य से कहा है, ये उनके शब्द थे कि उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाए 2022 में, तब तक तुम लोग दिल्ली नहीं आओगे, यहीं रहोगे। इधर राहुल जी निकले, उधर सबने फ्लाइट पकड़ ली। क्या नतीजा हुआ? कांग्रेस को समझना होगा अब वो जनता नहीं रही ना। बसपा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग बसपा से भी नहीं सीख पा रहे उनको फिर किसी किताब से नहीं सीख पाएंगे। मंच पर जहाज से उतर के यूं यूं करने से वोट नहीं मिलता, एक प्रधानी नहीं जिता पाओगे जी, ये जान लीजिए। गांधी परिवार का अपना एक औरा है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उस औरे को अपना मिजाज बदलना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में परिणाम चाहते हैं तो आपकी उपलब्धता होनी चाहिए। और जो बात उदयवीर सिंह कह रहे थे, सबसे बड़ी बात, नेताओं के नाम लेके टिप्पणी ना भी करें तो देख लीजिए जो जमीन पर पांव पांव नहीं चल रहे उनकी पार्टियां अच्छा नहीं कर पा रही। ये सबके लिए संदेश है। जो जमीन पर संघर्ष नहीं कर रहे
उनकी पार्टियां अच्छा नहीं कर पा रहे, जो ट्विटर खेल रहे हैं वो अच्छा नहीं कर सकते। और ट्विटर पर एक आखिरी बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उनकी एक भी पोस्ट आ जाए तो लाख 2 लाख लोग उस पर आ जाते थे। वो चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, वोट मिला 14,000 13 लाख में से, ठीक है ना, 14,000 जवानें जब्त हो गई। इसलिए इस गलत फहमी में मत पड़ो भैया, ट्विटर में है ना, जमीन पर खड़े होंगे तो वोट की फसल आप काट पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, उदयवीर जी, अवधेश वर्मा जी, प्रेमकांत तिवारी जी, डॉक्टर हिलाल नकवी जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सपा बसपा का होगा नुकसान प्रियंका गांधी के लखनऊ में बैठने से, लखनऊ में बेस बनाने से, या कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होगी जैसे पहले थी 30 साल पहले की बात? हालांकि इसमें इतना आसान भी नहीं, क्योंकि पीछे चुनाव देखा लोकसभा का, उस दौरान कांग्रेस अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कांग्रेस की स्थिति में सुधार होता है या फिर कुछ और। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।